हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के जितने भी करंट अफेयर अक्टूबर 2022 के न्यूज़ के अंदर आए, उन सबको हम इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और भी एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उसमें ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर हो सकती है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप क्लीन PDF और जो एनोटेड होती है, दोनों तरीके की आप हासिल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो न्यूज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो जो है वो हमारे काम की हो जाती हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह ये आप करना खुद ही। और इसमें हम पहली न्यूज़ की तरफ यहाँ पर चलते हैं। और पहली न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि फूड प्रोडक्शन विल नीड 165 to 600 मिलियन हेक्टेयर मोर लैंड टू मीट डिमांड बाई 2050। ओके, तो आपका जो UN के अंदर में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की। और रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई एट FAO ग्लोबल लैंडस्केप्स फोरम, डिजिटल फोरम ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम। ये फोरम बेसिकली सितंबर में हुई और इस फोरम के अंदर में इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह रिलीज़ करी। उसमें ये बताया कि 2050 तक फूड की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हमें इतनी एडिशनल लैंड की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन की जो ज़रूरत पड़ती है, इतनी ज़मीन की ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ेगी। तो ये डाटा याद रखना। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए फ़ूड डिमांड 50% तक ज़्यादा बढ़ने वाली है 2050 तक। ये भी आप याद रखना। तो आज जितना हम खाते हैं उससे 50% ज़्यादा हमको यहाँ पर चाहिएगा। तो ये लैंड का डाटा याद रखना, कितनी एडिशनल लैंड चाहिए, कितना यहाँ पर ये जो है वो बढ़ेगा, ये याद रखना। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ यील्ड को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मतलब आउटपुट को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ और इंटरवेंशंस भी लेने पड़ेंगे, जैसे जो डिग्रेडेड लैंड है उसका रिस्टोरेशन करना पड़ेगा और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और जो गवर्नेंस या पॉलिसीज़ हमारी यहाँ पर होती हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको बेहतर करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी बताया कि 2000 से लेकर के 2018 के बीच जितना भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, मतलब फॉरेस्ट लॉस हुए हैं, उसमें से 90% फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के कारण यहाँ पर हुए हैं। और अभी हमें एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और भी करना है, क्योंकि हमें 165 से लेकर के 600 मिलियन मोर हेक्टेयर लैंड जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आगे चले तो यहाँ पर बेसिकली एक स्कीम का जिक्र हुआ। एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। और भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको इनिशिएट किया गया। इसके अंदर में बेसिकली ये जो है वो इसरो के साथ में मिलकर के है। और इसरो जो है वो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर देगा। एग्रीकल्चर में सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है, जी हाँ पड़ती है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर के अंदर में, उस सभी में जो है वो सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। रिमोट सेंसिंग करनी हो, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करना हो, ओके, तो उन सभी चीज़ों में सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसरो अब जो है वो एक डेडिकेटेड सैटेलाइट यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च करेगा। ये स्कीम का नाम है भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। ओके, तो इतना तो पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। तो ये ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि पूरे इंडिया का कवरेज यहाँ पर देगा, जितने भी एग्रीकल्चर एरिया है उन सब का कवरेज होगा। और जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक सोइल डाटा को इकट्ठा करना है, ड्रॉट से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करना है, वो सब यहाँ पर डाटा इकट्ठा हो जाएगा। आप देख सकते हो कि सैटेलाइट जो है वो किसके द्वारा ऑन यहाँ पर होगा। तो इसका मालिक कौन होगा सैटेलाइट का? तो सैटेलाइट का मालिक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होगा। इसरो जस्ट इसको डेवलप करेगा। ओके, डेवलप करने के बाद इसको हैंड ओवर यहाँ पर कर देगा। इसरो विल प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट ओनली। तो ये सारे पॉइंट जो निकल करके आ रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये पॉइंट इतना यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम है, कैसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आगे बात करें तो मिड डे मील एक प्रोग्राम होता है। ओके, काफ़ी समय से चला हुआ आ रहा है। प्राइमरी हो या पर प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ पर बच्चों को जो कुकड मील है वो दिया जाता है इसके अंदर में। इसका नाम हाल ही में चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया था। ओके, ये भी याद रखना। तो इसमें बेसिकली पर हेड कॉस्ट जो है वो स्कूलों को यहाँ पर दी जाती है। तो अभी क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो फल सब्जी महंगे हो गए हैं, तो स्कूल में कैसे आए फल सब्जी? ओके, तो उसके लिए इन्होंने जो ₹1 है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है।
मतलब आप यहाँ पर देखोगे कि जो मिड डे मील के लिए एलोकेशन होता है, एक बच्चे के लिए एलोकेशन को 9.6% से बढ़ा दिया है। और 9.6% से बढ़ाने का मतलब है कि 48 पैसा जो है वो यहाँ पर बढ़ा है प्राइमरी के लिए, और 72 पैसा जो बढ़ा है वो बढ़ा है आपका प्राइमरी स्कूल के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये हालांकि देखो बहुत कम बढ़ाया पैसे में जो है वो अमाउंट को यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो ये इनसफिशिएंट है, बच्चे को इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी सी समस्या है। इसके अलावा कंट्री के लगभग 118 मिलियन स्टूडेंट्स मिड डे मील जो स्कीम है उसके अंदर में जो भोजन है उसको अवेल करते हैं। ये जो रिवीजन किया गया है, 1 रुपया बेसिकली लेस देन 1 रुपया यहाँ पर बढ़ाया गया, तो ये सब काम जो है वो अक्टूबर 1 से यहाँ पर इफ़ेक्ट में आ जाएगा। और अब आप यहाँ पर देखो कि मिड डे मील प्रोग्राम में प्राइमरी स्कूल के लिए एक बच्चे के लिए 5.45 रुपीज़ दिए गए हैं, और अपर प्राइमरी के लिए 8.17 जो है वो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है। तो ये अमाउंट याद रखना, कितना बढ़ा है 9.6%, अब पैसे में कितना बढ़ा है तो वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो है आपकी स्कीम दैट इज कॉल्ड द मिड डे मील स्कीम, इस स्कीम के अंदर में जो मटेरियल कॉस्ट है वो यहाँ पर दी जाती है। मटेरियल कॉस्ट लाइक तेल खरीदना है, दालें खरीदनी है, सब्जी खरीदनी है, साल्ट है, या फिर कुकिंग लेबर की कॉस्ट है, तो वो सारी कॉस्ट जो है वो इस 5 रुपये और 8 रुपये में ही कवर की जाती है। इसीलिए ये जो है वो इनसफिशिएंट निकल करके आ रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे बात करें तो सेंटर जो है वो एक पैटी स्ट्रॉ पिलेट यूनिट्स सेटअप करने की बात कर रहा है, ताकि स्टबल जो बर्निंग है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो स्टबल की बेसिकली बात करें तो वही है, पैडी के अंदर से जो अनवांटेड अमाउंट यहाँ पर रह जाता है उसको स्टबल यहाँ पर कह देते हैं। और फिर उसकी बर्निंग ना हो उसके लिए उससे पेलेट्स वगैरह यहाँ पर बना ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेलेट्स जो हैं बेसिकली बायोमास के रूप में यहाँ पर वर्क करेंगी, और अलग अलग जो फैक्ट्रीज़ हैं उसके अंदर में को फायरिंग के साथ में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर हम बात करें तो ये यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बेसिकली ये काम किया गया है। 50 करोड़ की स्कीम शुरू की गई है। इसके अंदर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पैसे दिए जाएंगे इस 50 करोड़ में से ही, जिससे कि वो एक्स्ट्रा पैलेटाइजेशन और टोरेफैक्शन यूनिट्स लगा सकें। ओके, तो आप समझो कि ये पैलेट जो होते हैं ये बेसिकली कुछ भी नहीं होता। हम इनको जो देखो ये मटेरियल दिख रहा है ना यहाँ पर पड़ा हुआ, ओके, ये सब जलाया जा रहा है। तो इसको जलाने की जगह हम इसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करके इसकी जो बार्स है वो यहाँ पर बना लेते हैं और फिर इनको जलाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस में धुआं वगैरह कम निकलता है, और पॉल्यूशन भी यहाँ पर जो है वो कम होता है। तो पैडी स्ट्रा को जो है वो हम पिलेट्स के रूप में बनाते हैं, या फिर उसको टोरेफाइड कर लिया जाता है और फिर उसको कोल के साथ में मिलाते हैं, और पावर प्लांट्स के अंदर में बिजली बनाने के लिए उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बायोमास को फायरिंग कहते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोमास को फायरिंग। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर याद में रखनी है। और एक प्लांट लगाने की कीमत लगभग 70 लाख आती है। तो आप समझ सकते हो कि 50 करोड़ एलोकेशन किया गया है, तो कितने प्लांट यहाँ पर बन जाएंगे। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बात करें टोरेफैक्शन की, तो टोरेफैक्शन की प्रोसेस जो है वो पिलेटाइजेशन के बाद की जाती है, उसको और रिफाइन किया जाता है। ओके, वो थोड़ी सी कॉस्टलियर प्रोसेस यहाँ पर होती है, बट उसमें कह सकते हैं कि एनर्जी कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू द पैलेटाइजेशन। ओके, तो दो अलग अलग प्रोसेस है बेसिकली ये, और कुल मिला के दोनों का काम यही है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बायोमास है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए इस डबल के जरिए। तो पावर प्लांट्स में कोल के जरिए कोल की जगह पर हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है वो वन टाइम ओनली स्कीम होगी, और अभी इस साल लॉन्च यहाँ पर की गई है। अगली बार फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। ओके, तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि 75% और 20 मिलियन टन इज़ फ्रॉम द नॉन बासमती एंड दैट कैन नॉट बी फीड टू द कैटल बिकॉज ऑफ इट्स हाई सिलिका कंटेंट। तो दूसरा ये सवाल उठता है कि भाई ये जो स्टेबल है इसको हम जो है वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, इसका पिलेटाइजेशन या टोरेफैक्शन, इसको सीधे जो है वो खिला क्यों नहीं देते।
तो खिलाने का पीछे का कारण ये है कि इसके अंदर में सिलिका का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों नहीं खिला पाते। तो सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये नॉन बासमती राइस है, राइस का बेसिकली स्टेबल होता है, तो उसके साथ प्रॉब्लम यही निकल करके आती है। ऑलराइट, तो सिलिका कंटेंट ज़्यादा है, इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद में रखिएगा। इसके अलावा लोगों को फ़ायदा भी होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। इससे वेस्ट टू वेल्थ जो है वो हम कर पाएंगे। पंजाब हरियाणा में जो कुछ एनवायरनमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो पाएंगी। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो इस तरीके से था। हालांकि आर्टिकल ज़्यादातर एनवायरनमेंटल सेक्शन की तरफ झुका हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो स्टेबल और राइस इसमें झुके हुए हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पर रिलीज़ की गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। इंडिया की रैंक जो है वो पहले 101 थी, अब 107 यहाँ पर हो गई है। ओके, तो 2021 में हमारी रैंक 101 थी, 2022 में हमारी रैंक 107 हो गई है। टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 121। तो हम जो है वो अपने जो पड़ोस की कंट्री हैं उनसे भी पीछे हैं। नेपाल की रैंक 81 है, हम उससे पीछे हैं। पाकिस्तान की रैंक 99 है, श्रीलंका की 64 है, बांग्लादेश की 84 है, अफ़गानिस्तान की भी 109 है। ओके, और अफ़गानिस्तान एकमात्र कंट्री है एशिया का जो कि इंडिया से पीछे है। ओके, क्योंकि वो वहाँ तो वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं, पर इंडिया में तो वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, तो फिर कैसे ये सिचुएशन? ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। हमारा GHI स्कोर जो है वो 29.1 है, यानी कि हम सीरियस कैटेगरी में रखे गए हैं। ओके, कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो कि सीरियस कैटेगरी में रखी गई हैं, वो ये सारी दी गई हैं, सब नहीं पढ़ना। इसके अलावा इसके अंदर में 4 इंडिकेटर होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, और ये हैं आपके अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वर्स्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब कुछ इम्प्रूवमेंट के लेवल्स भी आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि चाइल्ड वर्स्टिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई 19.3%, 19.3 से आपकी 15.1 थी 2014 में। सिचुएशन बर्स होकर के यानी कि और ख़तरनाक हो गई है 2022 में, 19.3 की मिल रही है। ऐसे ही अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो ख़तरनाक हो गई हैं। 2 इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 2 में जो है वो हम और ख़राब हो गए हैं। तो जिनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है वो याद रखना, डाटा मत याद रखना, लेकिन ये याद रखना कि कौन से में हुआ है इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये वाला इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगला जो है वो आपको मिलेगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो ये दोनों अच्छे चल रहे हैं। बाकी जो हैं चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर नरिशमेंट, इनमें हमारी हालत अभी ख़राब है। तो ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हो कि ये जो ये वाला जो ग्राफ है ये बेसिकली आपको दिखाता है स्टंटिंग के बारे में, और स्टंटिंग के रेट्स जो हैं वो हमने कह सकते हैं कि कम किए हैं। ओके, दूसरी बात करें हम मोर्टेलिटी की, तो उसके भी रेट्स जो हैं वो कम हुए हैं। बाकी 2 जो हैं वो ग्राफ ऊपर की तरफ गए हैं कंपेयर टू द पास्ट। ओके, तो पास्ट की तुलना में यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या सिचुएशन है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो कॉटन यार्न का इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है इंडिया के अंदर में। कॉटन यार्न से काफ़ी सारे आप देखो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। ओके, तो उसका जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ा है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मील्स हैं जो कि यार्न वगैरह बनाती हैं उनके लिए काफ़ी खतरा यहाँ पर हो गया है। पहली बात तो यही है कि भाई जो प्राइस हैं वो डामाडोल हो जाएंगे, डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर हर्ट होगा अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि ज़्यादातर जो इंपोर्ट है वो हम वियतनाम वगैरह से यहाँ पर करते हैं। ये भी याद रखना कि कॉटन यार्न का इंपोर्ट जो है वो लार्जली फ्रॉम द वियतनाम यहाँ पर है। ओके, और इसके मल्टीपल फैक्टर हैं कि इंपोर्ट जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा है। ओके, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि US ने ये कहा है इंडिया से कि अगर आप चाइनीज़ यार्न का इस्तेमाल करते हो, ओके, चाइना से इंपोर्ट होने वाली कॉटन यार्न का इस्तेमाल करके टेक्सटाइल बनाते हो, तो वो टेक्सटाइल US के अंदर में बैन कर दी गई है। तो ये भी एक सिचुएशन है कि अगर हमने चाइना से इस चीज़ को मंगाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से ये बस 3 पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी आपके सामने जो है वो निकल करके आ जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर दे दिए। इसके अलावा GM मस्टर्ड जो है उसको अप्रूवल देने की बात जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। तो ये अप्रूवल देने का काम कौन करता है? जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर में एक बेसिकली कमेटी है, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये कमेटी जो है वो अप्रूवल देती है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको जेनेटिक मतलब उसको अप्रूवल यहाँ पर दिया जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड है
तो कैसे अप्रूवल दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें जीएम मस्टर्ड की, तो 2002 में इसको अप्रूवल दे दिया गया था वैसे तो, लेकिन कंजम्पशन के लिए था, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते थे उस समय। तो अब जो है वो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको अप्रूव देने के ऊपर बात चल रही है। ओके, और अप्रूवल मिल भी जाएगा, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इसमें आप देखो बेसिकली इसका नाम भी दिया गया है, नाम है DMH11। ओके, तो नाम याद रखना। और ये क्या है, तो जीएम मस्टर्ड है। इसका कमर्शियल कल्टीवेशन करने का अलाउ अब किया गया है। 2002 में इसको अप्रूवल दे दिया था कि इसको उगाना शुरू करो, और ये जो है वो अब कमर्शियल कल्टीवेशन यहाँ पर होगा। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, लाइक इसका बायो सेफ्टी असेसमेंट ढंग से नहीं किया गया है कि इसके एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होंगे, उनको ढंग से मापा नहीं गया है, और अनसाइंटिफिक तरीके से मापने की कोशिश की गई है। ना ही कोई गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं कि इसको कैसे कमर्शियली उगाना है या कैसे नहीं उगाना है। इसके अलावा काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ भी देखने के लिए मिली हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर याद में रखिएगा। तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट वगैरह उन्होंने कहा है कि हमारे जो लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो ट्रेडिशनल सीड हैं उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और जो जीएम सीड हैं उनको गलत तरीके से और जल्दबाजी में हमें लागू नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम और ये कुछ आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, लाइक जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर जो पहले से मौजूद फसलें होती हैं जिनको हम कहते हैं इंडिजीनियस क्रॉप वेराइटीज़, उनको खतरा बढ़ जाता है। ओके, और क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज वैसे ही परेशान कर रहा है, फिर जीएम मस्टर्ड वगैरह जो हैं एज अ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के रूप में वर्क कर सकती हैं। राइट, तो ये जो वेराइटीज़ पहले से मौजूद हैं ये खतरे में पड़ जाती हैं, ह्यूज रिस्क में यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इंडिजीनियस क्रॉप वेराइटीज़ नहीं उगेंगी तो वहाँ पर फूड कम होगा, और फूड कम होगा तो फूड सिक्योरिटी भी थ्रेटन यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा एग्रेरियन सेक्टर को इससे भारी नुकसान हो सकता है। सीड का मार्केट जो है वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ के पास में पहुँच जाएगा, और फार्मर्स को इसके बेनिफिट मिलने कम हो जाएंगे। इसके अलावा जीएम मस्टर्ड जो है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप, हर्बिसाइड बेसिकली बीट्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जब हम हर्बिसाइड को इस्तेमाल करेंगे तो जीएम मस्टर्ड की जो वीड होगी उस पर बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से भारी नुकसान एनवायरनमेंट को देखने के लिए मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली, उनको भी भारी फ़ायदा जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो इस तरीके के प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचेंगी कि वो जीएम प्रोडक्ट पर भी वर्क करते हों। ओके, तो इसके अलावा आप यहाँ पर देखो कि जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल दे दिया। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लाइक बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, एचटी कॉटन है, इनका भी कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ कर देंगे, और फिर ये सेम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रिव्यू किया और पता चला कि स्टेबल बर्निंग की कंडीशन जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी, और इन्होंने ये कहा है कि 2022-23 के अंदर में जो स्टेबल बर्निंग है या फिर स्टेबल का जनरेशन है वो लगभग 1.37 मिलियन टन से यहाँ पर बढ़ जाएगा, ऐसे सभी स्टेट्स में जो कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के हैं। और वहाँ पर आप देखो कि टोटल मिला करके लगभग 6 मिलियन टन से ज़्यादा का स्टेबल जलेगा। तो ये कुछ प्रोजेक्शन यहाँ पर हैं कि भाई कितना घाटा होगा, कितना नुकसान। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि इतना एरिया स्टेबल के अंदर में बढ़ेगा, जबकि हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो और ख़राब होने वाली है, और इसको कर्व करने के लिए क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो आपका कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए वो कुछ मेजर्स भी यहाँ पर ले रहा है। ये जो कमीशन है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और वर्क करती है अंडर द CAQM इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के अंदर में। ये 15 पॉइंट का प्रोग्राम बेसिकली विंटर में पोल्यूशन को रोकने के लिए शुरू किया गया है। तो ये सब पॉइंट जो है वो आपके काम के यहाँ पर हो जाते हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा
न्यूज़ के अंदर में आ गए ग्रे राइस ग्रेड एंड मार्केटिंग रूल्स 1939। तो ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली ये बताते हैं कि राइस आपने प्रोड्यूस किया है तो उसके अंदर में ज़्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए, उसकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उन सबको जो है वो यहाँ पर गवर्न करने के लिए ये रूल्स यहाँ पर 1939 के हैं। इन 1939 के रूल्स के अंदर में साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा सभी राइस जिनको जूट के बैग्स में एक्सपोर्ट किया जाता है वो इस एक्ट के अंदर में या रूल्स के अंदर में कवर होंगे। इसके अंदर में जो पॉलीथीन में पैक्ड राइस होता है उसके एक्सपोर्ट को डील नहीं किया जाता है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने 1939 के इन रूल्स को जो है वो अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारा जो ब्रोकन राइस है जिसके एक्सपोर्ट पर अभी अभी बैन भी लगाया गया, उसको क्लियर करने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को अलाउ करने के लिए इस रूल को लगाया गया है, ताकि वो जो जूट के बैग में पैक यहाँ पर आपका राइस पड़ा हुआ है उसका शिपमेंट जो है वो भेजी जा सकें। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जूट के बैग्स में ही एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा, ऐसी बात को इंश्योर करते हैं ये वाले रूल्स जो कि 1939 के यहाँ पर हैं। ब्रोकन ग्रेन के अंदर में ऐसे सभी ब्रोकन ग्रेन आ जाते हैं, मतलब लाइक ओके जो लाइक एक पूरा राइस का पूरा बड़ा दाना होता है ना, तो उसका आधा हो, ओके इस टाइप से, या फिर कंप्लीट ग्रेन ना हो। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। इसके अलावा आगे बात करें तो लिखा हुआ है इंडिया इमर्जेज एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। तो शुगर के ऊपर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने डाटा दिया और पता चला कि इस सीज़न में लगभग 5,000 लाख मीट्रिक टन का शुगर केन का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है 2021-22 में। ओके, और इसके अंदर से आप देखोगे कि ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि कितना हुआ है। ओके, तो 5,000 लाख मीट्रिक टन के करीब हुआ है। इसके अलावा इसमें से बहुत सारा इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी जो है वो दिया गया है। इथेनॉल के प्रोडक्शन में वो बायोफ्यूल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर होगा। इंडिया जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का, और हम लगभग 109 लाख मीट्रिक टन के करीब शुगर को जो है वो एक्सपोर्ट यहाँ पर करते हैं, और उससे हमें 40,000 करोड़ रुपए का फ़ॉरेन मनी भी जो है वो मिलता है। टॉप 3 शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर और कर्नाटक तीसरे पर यहाँ पर आ जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा टॉप 3 शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, ब्राज़ील और थाईलैंड जो है वो यहाँ पर मतलब 3 नंबर पर रहते हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे हो जाता है। शुगर सेक्टर में कुछ इशू भी हैं, यील्ड जो है वो कम हो रही है, स्पेशली जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्रशिंग सीजन शॉर्ट रहता है, लो शुगर रिक्यूपरेशन रेट रहता है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट निकल करके आती है, शुगर मिल्स जो है वो काफ़ी छोटी हैं, प्राइस में जो है वो चेंज होते रहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो FRP सिस्टम के थ्रू जो है वो मॉनेटरी सपोर्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराती है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर में मौजूद हैं। आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप है कि कैसे शुगर का प्रोडक्शन जो है वो लगभग 2017-18 का ही मैप अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कुछ स्टेट जो हैं वो आगे निकल करके यहाँ पर आते हैं। ओके, और इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी आई कि 2022-23 के मार्केटिंग सीजन में लगभग 36.5 मिलियन टन के करीब एक्स्ट्रा शुगर का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है। और ये बात जो है वो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यहाँ पर कही। टोटल 2% ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ओके, इंडिया जो है वो इस समय दुनिया का मेजर प्रोड्यूसर निकल करके आ रहा है। ओके, इसका, और ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा आगे यहाँ पर बात करें तो लिखा हुआ है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती हैं, ओके, ये बेसिकली क्रेडिट जो अवेलेबल कराने वाली संस्थाएं होती हैं उसमें सबसे नीचे के लेवल पर होती हैं, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पर वर्क करती हैं। अब हर एक पंचायत के अंदर में इसको यहाँ पर सेटअप जो है वो किया जाएगा। ये बात जो है वो आपकी कही गई जब ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव जो है वो यहाँ पर हो रही थी, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं अब हर पंचायत के अंदर में सेटअप की जाएंगी। इस समय कंट्री में सिर्फ 65,000 के करीब PACS जो हैं वो मौजूद हैं, और ये बेसिकली आप देखो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ओके, क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती हैं इसमें सबसे ऊपर लेवल पर आती हैं स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर आती हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, और फिर विलेज, टाउन, सिटी या पंचायत लेवल पर आ जाती हैं आपकी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़, और उन्हीं को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो ये जो है वो लोएस्ट टायर होता है 3 टायर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट का,
और इसमें आप देखोगे कि टॉप पर तो स्टेट आ गए, दूसरे पर डिस्ट्रिक्ट आ गए और तीसरे पर ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या सोसाइटी है वो यहाँ पर आ जाती हैं। और याद रखना कि PACS जो हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में नहीं आती हैं, ओके, और RBI के द्वारा गवर्न नहीं की जाती हैं। अगर इसके अंदर में आप रजिस्टर हो जाते हो एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको फैसिलिटी मिलने लगती है, लाइक इनपुट पर आपको कुछ कैश वगैरह का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी भी आपको जो है वो अच्छे तरीके से मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे PACs ऐसे हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड भी अवेल किए हुए हैं और इनको लोन्स भी यहाँ पर सही से मिलते रहते हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पर सही चलता है। इसके अलावा शुरू में कैबिनेट कमेटी ने यह भी कहा था कि जो PACS यहाँ पर हैं उनको कंप्यूटराइजेशन करेंगे, मतलब उनको भी डिजिटाइज करने की बात यहाँ पर की गई थी, बट अभी जो है वो काम चल रहा है ऐसे ही। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए काम करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पर याद रखोगे, जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में आपको पता होने चाहिए। याद रखना RBI के अंदर में नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर में नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके अलावा आगे चलें तो एक पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है कि कौन रिलीज़ करता है हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक, ओके। तो बस इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो रिपोर्ट जारी की जाती है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और साथ में मिलकर के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी इन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखना कि कौन रिलीज़ करता है हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक, ओके। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन निकलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक को रिलीज़ करती हैं। इसके अलावा रबर बोर्ड न्यूज़ के अंदर में आ गया, इन्होंने अपना जो ऐप है या फिर सॉफ्टवेयर है डेट इज़ कॉल्ड M रबर, ओके, M र्यूब इसको यहाँ पर कह रहे हैं बेसिकली, RUBE, और इसके आगे M लगा दिया। M मतलब मोबाइल, आप समझ सकते हो, ओके। तो ये जो है वो रबड़ के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह की जाती है, और जुलाई 2022 से जो है वो न्यूज़ के अंदर में है, और इसका अपडेटेड वर्जन यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। तो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कोट्टायम केरल के अंदर में है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रबर एक्ट 1947 के अंदर में बनाई गई है। फंक्शंस जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में वर्क करता है और रेस्पॉन्सिबल है कंट्री के अंदर में रबर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, और हेड किया जाता है बाय द चेयरमैन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है। और एक जो है वो 28 मेंबर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी इनके पास यहाँ पर है जो कि अलग अलग ग्लोबल फोरम्स में हिस्सा जो है वो लेती हैं। तो याद रखना व्हाट इज़ द M र्यूब, और साथ में रबर बोर्ड के बारे में UPSC ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 5 नई वैरायटीज़ जो हैं वो लाई गई हैं। इंडिया के जो बासमती राइस यहाँ पर उगता है उसकी 5 नई वैरायटीज़ जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा यहाँ पर जो है वो लाई गई हैं, ओके। तो इसमें से 3 वैरायटीज़ तो ऐसी हैं जो कि पैडी में जो डिजीज़ लग जाती हैं, ओके, बासमती में जो डिजीज़ लग जाती हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा, ओके। तो डिजीज़ का असर इन वैरायटीज़ पर नहीं पड़ेगा, तो इससे जो है वो फ़ायदा होगा, ओके। दूसरी चीज़ ये भी है कि 3 इसमें से वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि 35% तक वाटर को भी यहाँ पर बचा सकती हैं। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि हर्बिसाइड का उन पर कोई असर नहीं पड़ता और वीड को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज भी वहाँ पर किया जा सकता है। तो ये कुछ फ़ायदों के साथ इन्होंने ये वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च की है। इंडिया अपने बासमती राइस के लिए जाना जाता है। हम लगभग 7 स्टेट्स के अंदर में बासमती राइस को प्रोड्यूस करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर बासमती राइस को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। बासमती में एक अलग ही खुशबू होती है, अलग ही बेसिकली स्वाद होता है। इसका जो ग्रेन होता है उसकी लेंथ भी यहाँ पर अच्छी होती है। इससे हमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बाहरी फॉरेन मनी जो है वो हमारे देश में आता है। लगभग 76% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो हम वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ को करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी यहाँ पर करते हैं, ओके। तो ये जो पॉइंट्स सारे के सारे बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पर याद रखना। इसके अलावा EU की जो कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ कभी कभी ट्रेड बैरियर्स वगैरह लगा देती हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि काफ़ी दिक्कत जो है वो है, लाइक पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया या फिर क्वालिटी अच्छी ना हो तब। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ में 2 मेजर डिजीज़ यहाँ पर लग जाती हैं जो बासमती की ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं उसमें। लाइक एक तो डिजीज़ है जिसका नाम है आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और दूसरी है आपकी ब्लास्ट, ओके। तो ये 2 डिजीज़ लग जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो आपका
बासमती का प्रोडक्शन गिर जाता है, तो अब ये नई वेराइटीज़ जो हैं उन पर इस डिज़ीज़ का कोई ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी की सारी वेराइटीज़ का नाम भी यहाँ पर दिया है, पूसा बासमती 1121। ओके, तो ऐसी कुछ वेराइटीज़ यहाँ पर हैं और ये वेराइटीज़ ऐसी हैं इन पर इन डिज़ीज़ का भी असर नहीं पड़ता। लाइक एक डिजीज़ है जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, तो उसका भी असर नहीं पड़ता। और इसके जो जीन्स हैं, जो नई आपकी वेराइटीज़ बनाई गई हैं, उनके जीन्स ऐसे हैं कि उस पर फार्मर को ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और फार्मर का लगभग 3000 रुपया भी यहाँ पर जो है वो बचेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा 3000 लीटर पानी बासमती के लिए ज़रूरी होता है। 1 किलो बासमती अगर आप यहाँ पर उगाओगे तो उसके लिए आपको 3000 लीटर पानी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है और ये बड़ी मुश्किल है हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए। तो अब जो यहाँ पर बेसिकली तकनीक बनाई गई हैं या वैरायटीज़ बनाई गई हैं, ये ऐसी हैं जो कि 35% पानी को सेव यहाँ पर कर सकती हैं। इसके अलावा हम एक तकनीक और है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। इसमें पहले ट्रांसप्लांटेशन के ज़रिए सीड को डायरेक्टली फील्ड के अंदर में बोया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारा पानी जो है वो यहाँ पर बच जाता है और CO2 यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके इमिशन भी नहीं होते, स्पेशली मीथेन के इमिशन जो हैं वो भी वहाँ से नहीं होते। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना कि कितनी कॉस्ट कैसे कैसे यहाँ पर बच जाती है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। और ये एक पॉइंट और याद रखना कि जो डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस यानी DSR सिस्टम है, इसके बारे में पहले भी कई बार पढ़ाया है और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि इसमें जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो वीड की है, क्योंकि आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से वीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उग जाती है। तो उसको जो है वो अगर आपने सही से मैनेज नहीं किया तो आपका ये मेथड फेल हो जाता है। इसलिए वीड मैनेजमेंट नेसेसरी है इस सिस्टम के अंदर में, जो कि कहा जाता है डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। तो ये सारा का सारा देखो कितनी बड़ी और अच्छी न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आई। चाहता तो ना भी पढ़ाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपको पता चलता कि आई भी थी ऐसी कोई न्यूज़। ओके, बट देखो यहाँ पर ये जो है वो आपके लिए इतना ज़रूरी हो जाती है, एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको और पढ़ना है तो आप इसकी क्लीन जो PDF पड़ी हुई है ना, उसको डाउनलोड करके इसको डिटेल में एक बार दोबारा से कवर करने की कोशिश करोगे। तो अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ और यहाँ पर आप देखोगे कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसने इंडिया की जो फाइबर क्रॉप है उससे रिलेटेड कुछ डाटा यहाँ पर रिलीज़ किया है। इन्होंने कहा है कि आप देखो कि द ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ इंडियाज़ फाइबर क्रॉप्स आउटपुट डिप्ड ड्यूरिंग 2011-20 डेस्पाइट ए हाइक इन द प्राइस सपोर्ट। तो आपको पता है कि MSP जो है वो बहुत सारी जो फाइबर क्रॉप्स हैं उनके लिए भी दिया जाता है। तो MSP को लगातार बढ़ाने के बाद भी जो फाइबर क्रॉप्स का आउटपुट है, फाइबर क्रॉप्स लाइक आप समझो कि कॉटन हो गई या जूट हो गए, ओके, तो इस तरीके की चीज़ें, तो ये जो है वो आउटपुट यहाँ पर कम हुआ है, मतलब प्रोडक्शन कम हुआ है, जबकि हमने इस पर MSP वगैरह का सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हो कि रॉ कॉटन जो है उसका जितना आउटपुट होना था उसका 94.5% ही यहाँ पर हुआ है और जूट में अगर आप यहाँ पर देखें तो 5.1% की कमी भी यहाँ पर हुई है। ओके, तो ये चीज़ें कुछ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। गुजरात जो है वो लीडर रहा डेस्पाइट अ हाई डिक्लाइन, गुजरात के अंदर में डिक्लाइन हुआ, ओके, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ फाइबर क्रॉप्स का, लेकिन फिर भी जो है वो गुजरात यहाँ पर टॉप पर रहा। वेस्ट बंगाल जो है वो जूट के आउटपुट में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में ही उगता है यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो वो जो है वो डोमिनेट करता रहा। उसके अलावा ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर नहीं देखने कि किस स्टेट में पर्टिकुलरली क्या रहा। तो ये कुछ पॉइंट जो हैं वो इंडिया के फाइबर क्रॉप के बारे में आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इंडिया अपोज ग्रुप कंसल्टेशन ऑन फूड सब्सिडीज़ प्रोग्राम एट WTO। तो WTO के अंदर में जो फूड सब्सिडी अलग अलग कंट्रीज़ देती हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी बातचीत होती रहती है। तो अभी क्या है कि ग्रुप कंसल्टेशन होनी थी। इस ग्रुप कंसल्टेशन के अंदर में कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर थी। इस ग्रुप कंसल्टेशन के अंदर में डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, बहुत सारी फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हो सकती हैं, फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हो सकती हैं। तो वो सब लोग मिलकर के डिसाइड कर रहे थे कि सब्सिडीज़ का क्या होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई भी फॉर्मेट जो है वो WTO के अंदर में नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रुप कंसल्टेशन का कोई भी प्रोविज़न WTO के अंदर में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं भी हमने नहीं कहा। ना ही हमने ऐसा जो है वो बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि 2013 में हुई थी उसमें भी इस तरीके के कंसल्टेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है। ओके, क्योंकि ग्रुप कंसल्टेशन में आप देखो डेवलप्ड कंट्रीज आएंगी तो वो अपनी चलाएंगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है वो वहाँ पर काम ख़राब हो जाएगा।
तो यहाँ पर ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट को फॉलो किया गया, जबकि फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए था, बायलैटरल, यानी कि जो है वो दो कंट्रीज़ जो है वो आपस में बात करें। ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और अगर हम बात करें ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट की, तो 10 कंट्रीज़ ने इसको यहाँ पर कहा कि भाई ये काम जो है वो किया जाए, मतलब कुछ 10 कंट्रीज़ के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट को, जबकि होना बाईलेटरल फॉर्मेट ही चाहिए था। ये थोड़ी डीप खबरें होती हैं, ओके, तो आपको कोई ऐसा पढ़ाएगा भी नहीं, ओके, देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, बट ये थोड़ा सा आपके काम की होनी चाहिए कि जो ग्रुप कंसल्टेशन का फॉर्मेट है, मतलब ग्रुप कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए WTO की मीटिंग के अंदर में, हमेशा जो है वो बाईलेटरल कंसल्टेशन का फॉर्मेट ही होना चाहिए, ओके। इसके अलावा आप देखें लिखा हुआ है कि अंडर WTO रूल्स जो ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट होता है, जिसको एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ कहते हैं, ओके, इसी के अलग अलग नाम है, लाइक एग्रीगेटेड मेजर ऑफ सपोर्ट है, ओके। तो एम्बर बॉक्स के अंदर में कुछ सब्सिडीज़ आती हैं, वो सब्सिडीज़ ऐसी हैं कि आप उनमें एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। तो ऐसी जितनी भी सब्सिडी हैं उनको एम्बर बॉक्स के अंदर में डाल देते हैं, इनको कहते हैं डी मिनिमस लिमिट, ओके। तो जितनी लिमिट तक आप सब्सिडी दे सकते हो उस लिमिट को ये कहा जाता है। तो डी मिनिमस इज़ अ मिनिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट जो कि अलाउ है। जैसे कि ये आप देखो 3 बॉक्स होते हैं ना, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स। तो एम्बर बॉक्स के अंदर में बहुत सारी सब्सिडीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 5% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। तो इंडिया कभी कभी चावल वगैरह के ऊपर 14% तक सब्सिडी यहाँ पर दे देता है टोटल प्रोडक्शन का, ओके। तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 10% ही अलाउ है और हमने 14% यहाँ पर सब्सिडी दे दी। तो इस मौके पर हम जो है वो पीस क्लोज को यहाँ पर जो है वो ओपन करते हैं। ये सब इश्यूज़ क्या हैं, तो ये आपको बेसिकली स्टैटिक कोर्स के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं, बट मैंने यहाँ पर काफ़ी बार पीस क्लोज वगैरह के ऊपर पढ़ाया। आप देखो मैंने स्पेशल वीडियो भी यहाँ पर बनाई है, इसका रेस्पॉन्स भी अच्छा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप जो है वो ध्यान में रखना, यहाँ से पढ़ना। बाकी थोड़ा सा ये याद रखो कि क्या ग्रुप कंसल्टेशन वगैरह की बात चल रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, और मोक मीट न्यूज़ के अंदर में आ गया। मोक मीट का मतलब होता है कि आप किसी एनिमल को ना मारें, एनिमल से मीट मिलता है, ओके। तो एनिमल्स को मार करके मीट ना हासिल करें, आप जो है वो उसको कह सकते हैं कि बनाएं इन द लैब, ओके। तो लेबोरेटरी के अंदर में मीट को बनाने का काम जो है वो यहाँ पर होता है, और उसका टेस्ट वगैरह, टेक्सचर वगैरह सब मीट की तरह होता है, तो इसीलिए उसको मोक मीट कह देते हैं, ओके। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसकी जो डिमांड है इंडिया के अंदर में लगातार बढ़ रही है, और ये एज एन अल्टरनेटिव मीट ऑप्शन है, क्योंकि रूमिनेंट वगैरह को मारेंगे तो वहाँ से कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो जाता है, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हम जो है वो मीट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। अब अगर हम बात करें मोक मीट की, तो मोक मीट को बनाने के लिए जनरली 2 तरीके होते हैं, ओके। 2 वेज़ हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो ये है कि प्लांट से प्रोटीन निकाल करके उससे जो है वो प्लांट बेस्ड मीट जो है वो तैयार कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है वो एक एनिमल की सेल को निकाल करके उसकी कल्चर कर सकते हैं इन द लैब, ओके। तो सेल कल्चर टेक्निक इसे कहते हैं, और इससे जो है वो फर्मेंटेड मीट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोनों तरीके से ये लैब ग्रोन मीट ही है बेसिकली, चाहे प्लांट से आप ड्राइव करो या सेल से आप यहाँ पर ड्राइव करो, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सब कुछ मीट लाइक ही होता है, सेम मीट ही लगेगा आपको खाने में, बट उसको बनाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अच्छी है, उसमें आपको किसी एनिमल को यहाँ पर मारना नहीं पड़ता है, ओके। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखना। ये सब मैंने समझा दिया है, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को जो है वो अपोज करके पढ़ भी सकते हो। तो इस तरीके से ये रेडी टू ईट या रेडी टू कुक ऑप्शन आपको, मतलब पैकेज एकदम ढंग से पैकेज आपको मीट यहाँ पर मिल जाए, तो इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, और 2026 तक 315 करोड़ रुपए का मार्केट पहुंचने की संभावना यहाँ पर है, ओके। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट समझो व्हाट इज़ द मोक मीट। इसके अलावा ये एक बेसिकली अल्कोहल है जिसका नाम है निहोंशु, और ये जापान की बेसिकली फेमस कह सकते हैं कि अल्कोहल है, जैसा कि आपको इमेज के अंदर में भी दिख रहा है, ओके। तो ये फर्मेंटेड राइस से बनती है, ओके, राइस से इसको बनाया जाता है, और इसका यूनिक बेसिकली कह सकते हैं कि ज्योग्राफी है, सिर्फ जापान में यहाँ पर बनती है, और टेस्ट भी स्पेशल होता है। तो जापान की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने इसके लिए जीआई टैग को जो है वो अप्लाई किया है, और इसको जीआई टैग भी यहाँ पर इस तरीके से दिया जा सकता है। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा कि कोई फॉरेन कंट्री जो है वो इंडिया के अंदर में इस तरीके से जीआई टैग को हासिल कर रही है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा।
जीआई टैग जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर में वर्क करते हैं, और ये एक्ट इंडिया का खुद का एक्ट है। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं और हमें उसके सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इन रूल्स के अंदर में ही लिखा हुआ है कि एक जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी बाहर की कंट्री को भी दिया जा सकता है, जो कि हमें सिमिलर प्रिविलेजेस जो है वो देती है। अगर हम चाहें तो जापान के अंदर किसी प्रोडक्ट को लेकर के जीआई टैग हासिल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स सी अ शिफ्ट टू मस्टर्ड एंड लेंटिल्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24। तो 2023-24 में एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मस्टर्ड और लेंटिल्स को यहाँ पर उगाएंगे। आपको पता है कि इन दोनों क्रॉप्स के लिए एमएसपी यहाँ पर दिया जाता है और ये एमएसपी लगातार जो है वो बढ़ रहा है। ओके, तो सारी की सारी जो राबी क्रॉप्स हैं उनके लिए 2023-24 में कह सकते हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है कि एमएसपी इन सभी क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर बढ़ेगा। उसके बावजूद आप यहाँ पर देखोगे कि जो मस्टर्ड है, लेंटिल्स हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है रेपसीड के लिए वो 104% है, वीट के लिए 100% है और लेंटिल के लिए 85% निकल करके आता है। ओके, रेपसीड और मस्टर्ड के लिए आप देखो कि 104% तक रेट है। तो जितना इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस वजह से शिफ्ट इधर देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, लोग व्हीट और राइस वगैरह को कम उगा करके थोड़ा जो है वो लेंटिल और मस्टर्ड वगैरह को उगाएंगे, जिससे क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो सकेगा और लोग जो हैं वो व्हीट से शिफ्ट हो सकेंगे। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रखना और इससे आत्मनिर्भर भारत को भी फ़ायदा यहाँ पर होगा। टोटल 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग शुगर केन, ओके, उसके लिए एमएसपी यहाँ पर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। शुगर केन के लिए जो एमएसपी यहाँ पर मिलता है उसको एफआरपी कहते हैं। ओके, तो ये स्पेशल टर्म है। आप कह सकते हो कि 22 क्रॉप्स प्लस 1 शुगर केन के लिए जो एमएसपी सपोर्ट है या फिर सपोर्ट प्राइस है वो यहाँ पर दिया जाता है। ओके, तो कोई बहुत बड़ी या अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो राबी क्रॉप्स है उसके लिए 2023-24 में एमएसपी को इंक्रीज़ करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव यहाँ पर दे दिया है। कुछ क्रॉप्स के लिए आप रेट ऑफ रिटर्न भी याद रखेंगे एमएसपी पर। उसके बाद बात करते हैं आगे, और एंडोसल्फान जो है वो न्यूज़ के अंदर में आ गया। एंडोसल्फान जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है और भारी मात्रा में जो कर्नाटक है और केरल है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पर जो कैश्यू उगते हैं, रबर उगते हैं, कोकोनट उगते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए पेस्ट वगैरह से इसको भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, एंडोसल्फान एक इंसेक्टिसाइड है और ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी है, मतलब एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक जो है वो टिकता है और इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर में बैन भी किया गया है। तो इसके जो हैं वो ह्यूमन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनमें किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी जो है वो इसके एक्सपोजर के कारण देखने के लिए मिलती है। तो इसी चक्कर में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पर बैन कर दिया। इंडिया के अंदर ना तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना सेल, ना यूज़, ना एक्सपोर्ट थ्रू आउट द इंडिया। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। और ह्यूमंस पर इसके बहुत ही हज़ार्डस इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि केरल गवर्नमेंट जो है वो एक बेसिकली ये करना चाह रही है, जो भी एंडोसल्फान के विक्टिम्स वहाँ पर हैं, ओके, जिनको एंडोसल्फान का एक्सपोजर हो गया था, उनके लिए एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, स्पेशल मेडिकल कैंप्स, डे केयर सेंटर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। तो स्पेशली एनवायरमेंटल न्यूज़ है, बट इंसेक्टिसाइड इसके अंदर में इंक्लूड है, तो मैंने इसको यहाँ पर कवर करा दिया। इसके अलावा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो न्यूज़ के अंदर में आ गया। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की अगर हम बात करें तो 2014-15 में इसको सेटअप किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। लेकिन 2016 में इस फंड को शिफ्ट कर दिया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर और अब ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर में है। ओके,
इस स्कीम के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से फ़ंड है, लेकिन इसमें हम देखें तो कमोडिटीज़ का एक स्ट्रेटजिक बफर बनाया जाता है। मतलब मार्केट से कुछ पल्सेस हैं, ओनियंस हैं, पोटैटोज़ हैं, उनको यहाँ ला करके इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके, इकट्ठा करने का मतलब ये है कि जब प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगे या फिर सप्लाई कम होगी तो यहाँ से इसको जो है वो खाली कर देंगे और मार्केट में सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि प्राइस जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन यहाँ पर किया जाए। तो प्राइस वॉलेटिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, और होर्डिंग ना हो उसको भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, और स्पेकुलेशंस के लिए भी ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना। और इसके अंदर में जो भी ओनियन, पल्सेस, पोटैटो आ रहे हैं वो डायरेक्ट फार्मर से खरीदे जाते हैं, उसमें मिडिल मैन्स का कोई भी रोल नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। कब शुरू की गई, किस डिपार्टमेंट के अंदर में है, कोई भी छोटा क्वेश्चन उठा करके पूछ लेंगे। इसके बाद पोकाली जो है वो न्यूज़ के अंदर में आ गया। पोकाली क्या है, ये एक तरीके की पैडी है, यानी कि चावल है, आप देख सकते हो इमेज के अंदर में भी। और सिर्फ केरल में उगते हैं, केरल के अंदर में भी सेंट्रल केरल में उगते हैं। लाइक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी दिए हैं, बट डिस्ट्रिक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना सेंट्रल केरल में उगते हैं और सिर्फ वहीं पर उगते हैं, यानी एंडेमिक हैं। और पैडी की वैरायटी है, ये भी याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट है, कोस्टल एरिया में उगते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सोइल है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा पाया जाता होगा। तो ये वैरायटी जो है उस सॉल्ट में भी यहाँ पर उग जाती है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पैडी। ओके, तो इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, केरल का प्रोडक्ट है। इसको बेसिकली जून से नवंबर के बीच में उगाया जाता है, और इसका जो स्टबल बचता है, जैसे फार्मर इन पंजाब, हरियाणा उसको जला देते हैं स्टबल को, यहाँ पर इस स्टबल को फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उससे शेल्टर वगैरह बनाए जाते हैं स्मॉल फिश वगैरह के लिए। इसमें जो बेसिकली फ़िश का एक्सक्रीटा होता है, या फिर स्केल्स होते हैं, या फिर डिकम्पोज्ड स्टबल होता है, उसको मैन्यूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल मिला करके ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ एक्वा फार्मिंग की तरह लग रही हैं। ओके, कुछ आप कहो कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह भी ये चीज़ें जो हैं वो कुछ वर्क कर रही हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी कुछ समय से यहाँ पर आप देखो कि इसको भी काफ़ी थ्रेट जो है वो यहाँ पर है, पोकाली फार्मिंग को, क्योंकि जो फ़िश फार्मर्स हैं वो गलत तरीके से कह सकते हैं कि अनसस्टेनेबल फ़िशिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉप कैलेंडर भी डिसरप्ट हो रहा है, और श्रिम्प कल्टीवेटर्स को भी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। मॉनसून चेंज और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल रही है, फ़ायदा ज़्यादा मिल नहीं रहा है, पुअर रिटर्न्स हैं, लेबर की कॉस्ट बढ़ जा रही है, यानी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और आउटपुट इतना मिल नहीं रहा है। तो ये सब कुछ चुनौतियाँ और प्रॉब्लम्स आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंटर अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए 2023 से, ताकि किसी की अगर खेती बर्बाद हो गई है तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस का जो क्लेम है, यानी पैसा है, वो टाइम पर मिल सके। ओके, तो ये काम जो है वो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इन्होंने अभी 2 कमेटी सेटअप की हैं, किसकी अध्यक्षता में, तो CS मूर्ति की अध्यक्षता में 2 कमेटीज़ यहाँ पर बनी हैं। पहली कमेटी इसलिए है कि क्रॉप यील्ड का एस्टिमेशन कैसे हो उसके ऊपर सुझाव यहाँ पर देंगे, मतलब कितना क्रॉप उगेगी या उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे क्रॉप यील्ड को, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। दूसरी चीज़ ये करेंगे कि जो वेदर का डाटा होगा उस सब को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करनी है। ओके, तो ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करने का काम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये जो है वो कैसे वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम को बेहतर करें उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा ये बताएंगे कि कैसे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हैं वो लगाए जाएं, और फार्मर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाए। तो ये सब काम जो है वो यहाँ पर हुआ। कुल मिला के इतना याद रखो, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड CS मूर्ति कमेटी, जो कि हाल ही में बनाई गई है, और वो जो है वो वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट के लिए यहाँ पर बनाई गई है। ओके, ये चीज़ याद रखना, इससे क्रॉप लॉस कम हो सकेगा। हम पहले ही पता कर सकेंगे कि भाई एक साइक्लोन आने वाला है बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो क्रॉप लॉस को हम कम कर सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल जो डैमेज है वो कम होगा, टाइमली सेटलमेंट हो पाएगा जो क्लेम्स हैं फार्मर्स के। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न हो पाएगा, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल होगा, सैटेलाइट मैपिंग होगी, तो यील्ड का एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हाँ भाई कितना एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में राइस पैदा होगा या फिर राइस उगेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा बात करें आगे, तो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है गाइडलाइंस, जिससे कि स्पीड अप किया जा सकता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट वेराइटीज़ को। तो आपने सुना होगा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में,
ओके, प्लांट ब्रीडिंग की कई सारी टेक्निक होती हैं, उनमें से एक टेक्निक होती है दिस इज़ कॉल्ड द साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, और इन शॉर्ट इसको SDN कहा जाता है। तो SDN बेसिकली 3 होते हैं, 1 2 3। ओके, तो SDN जो है वो है आपका साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, और ये प्लांट की जो ब्रीडिंग है उसको कराने की कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब ये टेक्नोलॉजीज़ पर्टिकुलरली इंडिया में फॉलो की जाती हैं, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इनको फॉलो करती हैं उनको सरकार ने एक नोटिस भेजा है कि जितनी तेज़ी से काम कर सकते हो उतनी तेज़ी से काम करो, ठीक है। तो यही है बस, और कुछ नहीं है, इसको स्पीड अप करना है प्रोसेस को, डेवलपमेंट की। ओके, तो प्लांट वेराइटीज़ को डेवलप करने की प्रोसेस को बढ़ाना है, और जो उसको अप्रूव करने के लिए टाइम लग जाता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के कारण, उसको भी जो है वो यहाँ पर हमें रिड्यूस करना है। ओके, तो SDN टेक्नोलॉजी स्मॉल चेंजेस करती है प्लांट के DNA में, और फिर जो प्लांट के अंदर में आपका कह सकते हैं कि नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो उस DNA को जोड़ देते हैं, और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो इसके अंदर में हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि जो जीनोम एडिटेड है इन द प्लांट्स, SDN के नाम से उसको जाना जाता है, उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक है SDN1, दूसरा है SDN2, और तीसरा है SDN3। तो फुल फॉर्म है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। ओके, SDN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो SDN1 जो होता है उसमें हम जस्ट जो DNA होता है उसको काट देते हैं और वो अपने आप जुड़ जाता है। इसमें किसी भी तरीके का जो फॉरेन DNA है उसका इस्तेमाल नहीं करते। ओके, मतलब कुछ अलग से ऐड नहीं करते, सिर्फ एक कट लगाते हैं और फिर वो आपस में जुड़ जाते हैं। SDN2 के अंदर में क्या होता है, बेसिकली हम एक कट लगाते हैं और उसी सेम जीन का दूसरा हिस्सा कहीं से ला करके वहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसी का। ओके, तो सेम जीन का। और फिर होता है आपका SDN3, उसके अंदर में हम जो है वो DNA के अंदर में कट लगाते हैं, और कट लगा करके कहीं किसी और प्लांट वगैरह का जीन, यानी कि बहुत ही फॉरेन जीन को ला करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि SDN3 के कारण ही प्लांट की वेराइटीज़ में चेंज आते हैं, बाकी दोनों में हम डिज़ायर्ड जो ट्रेट्स हैं वो हासिल कर पाते हैं। लाइक किसी प्लांट को आपको कह सकते हैं कि बनाना हो साल्ट टॉलरेंट, तो उसके अंदर में वही वाली जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर कर देते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और SDN1 2 3 को समझाते हुए, उसमें आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा घबराओ मत, जितना समझाया है उतने को दोबारा से एक बार समझ लो। आगे चलते हैं, और न्यूज़ के अंदर आ गया ग्लाइफोसेट। ओके, ये आपका ऐसा ही है जैसे कि अभी हमने एंडोसल्फान पढ़ा, जो ग्लाइफोसेट है इसको भी इंडिया के अंदर में बैन किया गया है, और ये एक हर्बिसाइड है और मोस्ट प्लांट्स को ख़त्म कर देता है। यूज्ड टू क्लियर ऑल काइंड्स ऑफ वीट इन द एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर के अंदर में जितने भी आपके अलग अलग तरीके के वीट्स उगती हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। गवर्नमेंट ने इसका जो है वो यूज़ रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये इसकी ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, ओके, कभी कभी, क्योंकि वीड को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ को क्यों रोक रहा है भाई। ओके, तो ये कुछ दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। स्पेशली इसको जो है वो ऑर्किड और प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ग्लाइफोसेट के बारे में याद रखना है। इसके बाद काला नमक राइस जो है वो न्यूज़ के अंदर में आ गया, और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने इसकी 2 नई वैरायटीज़ यहाँ पर बनाई हैं काला नमक राइस की। एक है पूसा नरेंद्र काला नमक, ये 1638, और एक है आपका पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ओके, तो काला नमक राइस के बारे में पता होना चाहिए, बाकी ये क्या डेवलप हुआ है ये ज़रूरी नहीं है। इसको बुद्धा राइस भी कहते हैं, और इसमें अपनी एक खुशबू होती है, फाइन चावल का दाना बेसिकली यहाँ पर होता है। ओके, तो ये चीज़ें, इसके अंदर में आयरन जिंक वगैरह अच्छे खासे होते हैं, और अल्जाइमर को ये प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर माना जाता है। 2013 में इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। आपको कमेंट में करके बताना है कि काला नमक राइस जो है वो कहाँ का फेमस GI टैग जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट है, मतलब कौन सा राज्य काला नमक राइस को यहाँ पर उगाता है जिसके लिए उसे GI टैग भी यहाँ पर मिला हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछले 1-1.5 साल में लगभग इसको 5 से 6 बार भी पढ़ाया होगा, बट आपको कमेंट में बताना है, चीटिंग ना करें, गूगल वगैरह करने की कोशिश ना करें। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर काला नमक के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगले आर्टिकल की तरफ यहाँ पर चलें, तो लिखा हुआ है साफ साफ कि जो 2 आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज़ हैं उनके बीच में एक MOU यहाँ पर साइन हुआ है।
तो एमओयू थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको याद रख लेना, यानी कि एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम और एक कंपनी है जिसका नाम है बेयर क्रॉप साइंस। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। दोनों मिलकर के कंट्री के अंदर में 50 जो फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको यहाँ पर तैयार करेंगे। ओके, तो बस जस्ट एक पॉइंट है कि कौन कौन से के बीच जो है वो एमओयू साइन हुआ है और कितने एफपीओ जो है वो यहाँ पर बनेंगे। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम जो है वो एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, स्वतंत्र सोसाइटी है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर के अंदर में वर्क करती है। इसको सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में बनाया गया है। ये प्रेजेंट में इसके मैनेजर हैं मनिंदर कुमार द्विवेदी और इसका जो मतलब ये एस्टेब्लिश हुई थी 1994 के अंदर में। ये इसका बेसिकली लोगो है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है कि कितने एफपीओज बनेंगे, 50। टोटल कितने बनाने हमें, लगभग पूरे नेशनल लेवल पर 10,000 एफपीओज जो है वो खोलने का प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके बाद आगे चलते हैं और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे जो है वो यहाँ पर 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसमें हम लोगों को बताते हैं कि अपने जीवन में जो है वो वेजिटेरियन जो है वो आप अपनाएं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेज जो चीज़ें हैं उनको कंज्यूम करें और इसी के साथ आपका जो है वो वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ भी शुरू हो जाता है। ये मंथ जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक यहाँ पर चलता है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और अगर हम बात करें इसकी तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी के द्वारा 1977 में जो है वो शुरू किया गया था और ये कुछ इधर उधर के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जस्ट याद रखो कि ये 1 अक्टूबर को है, वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत पड़े। ऐसे ही एक और छोटी चीज़ दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, ये भी आपका 1 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया गया। ओके, ये देख सकते हो यहाँ पर। ओके, और इसकी जो कह सकते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए, सेलिब्रेट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ओके, ये सब काम यहाँ पर किया जाता है। और इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो है वो आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 77 मेंबर हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो कॉफ़ी के एसोसिएशंस हैं जो कि प्राइवेट हो सकते हैं वो भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं, मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन चलाते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया है MGRIP। ये क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स। ओके, इसके अंदर में क्या किया जाएगा, जो काऊ के लिए शेल्टर्स होते हैं उनको डेवलप किया जाएगा और काऊ शेल्टर्स को काऊ शेल्टर के रूप में ना करके उनको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। ओके, तो होगा वो बेसिकली काऊ शेल्टर ही, लेकिन उसका नाम जो है वो होगा एज अ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके अंदर में जो गौथान्स होते हैं यानी कि काऊ शेल्टर्स होते हैं उनको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। किस राज्य ने कराया तो छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर कराया। उनके सीएम का नाम है भूपेश बागल और इस स्कीम के अंदर में लगभग 300 के करीब इस तरीके के पार्क जो हैं वो तैयार किए जाएंगे जिनमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ साथ काऊ शेल्टर्स का भी प्रोविज़न यहाँ पर किया जाएगा। 600 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सरकार ने यहाँ पर दिया है। ओके, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच MOU साइन हुआ है तो आपको याद रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और दूसरा है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड। ओके, इन दोनों के बीच में 4 अक्टूबर को MOU यहाँ पर साइन हुआ और MOU के अंदर में ये जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, मिलेट से आपने कोई बिस्किट बनाया हो या कुछ बनाया हो तो उसको प्रमोट करने का काम यहाँ पर ये दोनों मिल करके करेंगे। और ये सब किया क्यों जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट आ रहा है जो कि 2023 का यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ऑलराइट, तो इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलेट के प्रोडक्ट हैं उनका कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर करें। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि ये सब काम यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को डिक्लेयर किया है। और आपको ये भी पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में एक डिपार्टमेंट है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया जो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 7 अक्टूबर को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया। थीम भी देख सकते हो लिखी हुई है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, बट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, जब साइन हुआ है तो पढ़ लेते हैं।
द्वारा ई डेयरी, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक बैंक है, इसके साथ में एमओयू साइन किया है। जो डेयरी के फार्मर्स हैं उनको कैटल के लिए लोन दिया जाएगा। ओके, तो जस्ट इतना पॉइंट भी पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। बाकी सेम बात है, इस स्कीम का नाम इन्होंने कर दिया है द्वारा सुराभी लोन। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने इसका एक फैंसी नाम यहाँ पर रख दिया है, और जितने भी कैटल फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर लोन दिया जाएगा ताकि वो कैटल का मैनेजमेंट अच्छे से यहाँ पर कर सकें। स्पेशली तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर में इसको स्मॉल एंड जो मीडियम लेवल के डेयरी फार्मर्स हैं उनको इसको दिया जाएगा। ओके, बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोन का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 30,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का लोन यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। खैर, ये 2 पॉइंट्स इग्नोर मार सकते हो, दूसरा वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तीसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एमओयू साइन हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये है आपका यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसने जो आपकी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दैट्स कॉल्ड द ARYA.AG यानी एग्रीकल्चर। ओके, और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FWWB इंडिया यानी फ्रेंड्स ऑफ वुमेंस वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया। तो इन 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है, और ये एमओयू के अंदर में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, डेयरी वगैरह सब कुछ मिला करके, उसके अंदर जो वैल्यू चेन है उसको स्ट्रेथन करने के लिए काम करेंगे, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ओके, पैकेजिंग वगैरह अच्छी हो, मार्केट मिले, ये सब करने का काम जो है वो ये लोग यहाँ पर करेंगे। अभी इन्होंने इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्सेल, ओके, तो ये प्रोजेक्ट का नाम दिया है। मुझे नहीं लगता कोई खास प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूछा जाएगा, बट ठीक है कभी पूछ लिया तो। ओके, प्रोजेक्ट एक्सेल यहाँ पर शुरू किया है जामनगर के अंदर में और स्पेशली गुजरात के अंदर में, जिससे कि जो 10,000 फार्मर्स वहाँ पर हैं उनकी इनकम यहाँ पर बढ़ सके। कैसे, उनको पैकेजिंग के बारे में बताएंगे या उनको वैल्यू चेन के ज़रिए जो है वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट एक्सेल जो है वो बेसिकली इसीलिए चालू किया गया था ताकि एक जो फार्मर्स हैं रूरल एरिया के अंदर में उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सके, वैल्यू चेन के अंदर में इंटीग्रेट किया जा सके। मतलब कोई फार्मर है वो मान लो दूध वगैरह तो बेसिकली उनके घर में हो जाता है। ओके, बट और एडिशनल इनकम के लिए उनको जो है वो फैक्ट्री वगैरह में भी वर्क यहाँ पर मिले। ओके, और डेयरी है, पोल्ट्री है, हैंडलूम है, गोट रियरिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए प्रोजेक्ट एक्सेल जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। तो जस्ट याद रखना, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है बट फिर भी। इसके अलावा आगे चलें, वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है हिमकैट। तो अब इस स्कीम का नाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि हिमकैट किसने शुरू की है, बट उल्टा करके पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। तो नाम याद रखना, हिमकैट इस स्कीम का नाम यहाँ पर है, और ये जो है इसका नाम ये रहा। और इसमें हम करेंगे क्या, हिमाचल प्रदेश के अंदर में बहुत सारा इरिगेशन जनरेट होता है, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जरिए। आप देखो बहुत सारी रिवर्स वगैरह वहाँ पर बहती हैं, तो आप देख सकते हो कि इरीगेशन का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन है वो और भी ज़्यादा है। सही बात है। ओके, यूटिलाइजेशन पूरे इंडिया में जनरेशन से ज़्यादा निकल करके आता है, तो वो जो गैप बेसिकली यहाँ पर है उसको ख़त्म करने के लिए हिमकैट यहाँ पर शुरू किया है। इसमें फार्मर्स को कनेक्टिविटी दी जाएगी, जहाँ पर इरिगेशन नहीं पहुँच पाती वहाँ पर इरिगेशन पहुँचेगा, वाटर कंजर्वेशन बेहतर करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, और फार्मिंग भी इंटीग्रेटेड तरीके से यहाँ पर होगी। लगभग 80% ऑफ द हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो एग्रीकल्चर का रेन पर ही डिपेंड है, लेकिन बारिश जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं होती, या होती है तो वो आपकी फ्लैश फ्लड्स का कारण बन जाती है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना बनता है, उसके लिए हिमकैट स्कीम जो है वो शुरू की गई है। उसके अलावा एक और न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, ये है आपकी NSO रिपोर्ट। अभी पढ़ाया मैंने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की है, उससे अलग अलग पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और निकल करके आया, ये आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की, पूरे सेक्टर की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा आउटपुट कौन से स्टेट का निकल करके आया, तो याद रखना आंध्र प्रदेश का निकल करके आया है। ओके, तो आंध्र प्रदेश ने मैक्सिमम यानी कि टॉप परफॉर्मर आया है एग्रीकल्चर और एलाइड के ग्रोस वैल्यू आउटपुट में, मतलब कितना प्रोडक्शन किया सभी चीज़ों का मिला करके एग्रीकल्चर और एलाइड के अंदर में। ओके, तो उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। अच्छा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें क्रॉप्स की, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की, एलाइड एक्टिविटीज़ को इसके अंदर में इन्वॉल्व ना करें, तो टॉप पर रहा मध्य प्रदेश, याद रखना। ओके,
तो ये पॉइंट जो हैं वो दोनों आपको याद रखने हैं, यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। बाकी आप चाहो तो इस पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, बट वो कोई तरीका नहीं होता। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और MOU साइन हुआ है। इसमें अपनी कह सकते हैं कि देख लेते हैं क्या यहाँ पर MOU है। तो इसमें देखो बेसिकली ये स्पोर्ट्स का है। बेसिकली अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बट इसमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ रही है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, दूसरी है आपकी FSSAI और तीसरी है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इन तीनों ने MOU यहाँ पर साइन किए हैं और MOU के अंदर में जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा है, उनकी डाइटरी सप्लीमेंट कैसी है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये MOU यहाँ पर साइन किया गया है। कुछ भी नहीं था, बस इतना था। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो याद रखना। इसके अलावा वर्ल्ड फूड डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसको याद रखना। 16 अक्टूबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और अवेयरनेस बेसिकली बढ़ाते हैं कि भाई फूड को जो है वो वेस्ट ना करें, जितना ज़्यादा हो सके जो पुअर हैं उनकी हेल्प करें। बहुत से लोगों के पास फूड जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो उसको यहाँ पर उपलब्ध कराना है, लोगों को अवेयर करना है इस बारे में कि न्यूट्रिशियस फूड की रेगुलर एक्सेस बनी रहनी चाहिए। एक हेल्दी डाइट वगैरह की बात इसके अंदर में की जाती है और FAO के द्वारा एनुअली इसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। पहली बार वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर 1981 को मनाया गया था और इस इवेंट के दौरान इस बार FAO फर्स्ट एवर अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पर जो है वो दिए गए। ओके, तो अब किसको कैसे दिए गए वो इतना डिटेल में नहीं जाना भाई। एक तो हम इस डे को पढ़ रहे हैं, ऊपर से फिर ये सब जानना बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा। ओके, तो बस ये याद रखो कि हाँ अचीवमेंट अवार्ड्स भी कुछ बांटे गए हैं इस बार। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस महीने की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए आ जाती है। यहाँ पर आपका PM किसान सम्मान सम्मेलन जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज़ किया गया 2022 का और इसके अंदर में PM मोदी जी ने कुछ इम्पोर्टेंट जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए ओके कुछ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा थे। तो पहली अगर हम बात करें कुछ इनिशिएटिव्स की, तो पहला इनिशिएटिव था, एक स्कीम लॉन्च की गई दैट्स कॉल्ड द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ठीक है, ये स्कीम का नाम है और इसको इन शॉर्ट वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम भी कह देते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अब नेशन एक है इंडिया, और इंडिया के अंदर में जो फर्टिलाइज़र अलग अलग कंपनीज बनाती हैं ओके उन सब के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेम है। ठीक है, ये देखो किया क्यों गया है, वन नेशन का मतलब क्या है, मतलब सारे फर्टिलाइज़र्स को एक ही उसमें क्यों यहाँ पर डाल दे रहे हैं, इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ओके, हमारे पास होता है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अंदर में लिखा होता है कि फर्टिलाइज़र आप अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ या क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अब सभी के सभी जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, यानी कि सभी फैक्ट्री से निकलने वाला फर्टिलाइज़र सेम होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि उसके कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होंगे। तो अगर वो सेम होगा तो उसका नाम भी क्यों ना सेम हो, अलग अलग कंपनीज़ अलग अलग नाम से क्यों निकालें। अब सारा का सारा फर्टिलाइज़र जो है वो एक ही नाम से निकलेगा और उस नाम का उसका नाम होगा भारत। ओके, तो इस नाम से बेसिकली ब्रांड नेम है भारत। याद रखना इस चीज़ को, आपसे पूछा जा सकता है कि किस ब्रांड नेम के अंदर में लॉन्च किया गया है, तो भारत ब्रांड नेम के अंदर में अब सारे के सारे फर्टिलाइज़र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र हो, यूरिया हो, डाई अमोनियम फास्फेट हो, म्यूरेट ऑफ पोटास हो, NPK हो, इन सभी का अब एक सिंगल ब्रांड नेम होगा, उसका नाम है भारत। तो फर्टिलाइज़र जब सब एक जैसे हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट की स्पेसिफिकेशन एक जैसी हैं, तो उनका नाम भी एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि सारा फर्टिलाइज़र सेम ही तरीके का यहाँ पर आएगा। इससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। उनको ये नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी का लें, कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन सा महंगा। अब एक ही जैसा फर्टिलाइज़र आएगा तो आप जो है कोई सा भी, मतलब भारत के नाम से आएगा तो एक ही उपलब्धि आपके पास होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी कंपनी का लें। फिर कुछ जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो भी प्राइस वगैरह का डिस्टोर्शन वगैरह करते हैं, तो वो सब भी नहीं होगा। और कुछ सब्सिडीज़ वगैरह भी इसके ऊपर में रिड्यूस की जाएंगी। फर्टिलाइज़र सब्सिडी तो सरकार देती है, क्योंकि अब तो जो फर्टिलाइज़र मिलेगा वो ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलेगा। ओके, इसके बाद दूसरा काम यहाँ पर किया गया इस सम्मान सम्मेलन में, 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो हैं वो यहाँ पर खोले जाएंगे। ओके, तो ये जो है वो ऐसे हैं कि इसके अंदर में लगभग गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप मोर देन 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप अक्रॉस द कंट्री एज
पीएम किसान समृद्धि केंद्र। तो पीएम किसान समृद्धि केंद्र के अंदर में बेसिकली आपको फर्टिलाइज़र वगैरह जो हैं वो यहाँ पर बिकते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके की लगभग 3.25 लाख के करीब शॉप्स जो हैं वो खोलनी है। अभी 600 का इनाग्रेशन यहाँ पर किया गया। इससे फार्मर्स को अपने आसपास वैरायटीज़ उपलब्ध हो जाएंगी। एग्रीकल्चर के लिए इनपुट जो है वो आसानी से उपलब्ध होगा। टेस्टिंग फैसिलिटी भी इसके अंदर में यहाँ पर होगी, सॉइल टेस्टिंग वगैरह कह सकते हो। फार्मर्स को इसके लिए अवेयरनेस देखने के लिए मिलेगी और बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अब भी इन केंद्र के अंदर में मिल जाएगी। मतलब सिर्फ फर्टिलाइज़र की शॉप ही नहीं होगी, उसके बारे में सब कुछ आपको यहाँ पर पता लगेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ पर रिटेलर्स की होगी। इसके अलावा में एक ई मैगज़ीन और फर्टिलाइज़र भी यहाँ पर लॉन्च की गई। इस मैगज़ीन का नाम है इंडिया एज। तो नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी मैगज़ीन जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई जिसका नाम है इंडिया एज। ओके, तो इसके अंदर में सब लिखा हुआ होगा कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र के प्राइस क्या हैं, सरकार ने क्या क्या किया है। तो ये मैगज़ीन यहाँ पर लॉन्च की गई है। इसके अलावा जो पीएम किसान स्कीम है जिसके अंदर में 6,000 रुपये जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर में किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। 2-2 हज़ार के स्लॉट्स में ये 3 इंस्टॉलमेंट में जो है वो भेजे जाते हैं। ओके, तो उसका जो है वो 12वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो है वो दिया गया। टोटल कॉस्ट 16,000 करोड़ रुपये की यहाँ पर पड़ी। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखेंगे। ये स्कीम पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च की गई थी। इससे लगभग 2 लाख करोड़ कह सकते हैं कि अब तक जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखो। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन उसका भी इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया। इसके अंदर में बहुत सारे स्टार्टअप वगैरह यहाँ पर आए थे, कुछ एग्री एंटरप्रेन्योर्स वगैरह सब यहाँ पर आए थे। उन लोगों से मिल करके कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पर की गई कि कैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दे, कैसे वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करे, कैसे सप्लाई चेन का मैनेजमेंट करें, समझ रहे हो। तो ये एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा उड़ीसा के जो सीएम हैं ओके नवीन पटनायक, उन्होंने एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है सफल। ये सफल बेसिकली स्कीम ना होकर के ये एक पोर्टल है और इस पोर्टल का पूरा नाम है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। नाम से ही स्पष्ट है, एग्रीकल्चर के लिए अगर लोन लेना है तो आप इस पोर्टल के ज़रिए ले सकते हो। ये इस तरीके का इंडिया का पहला ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है। अभी तक इस तरीके का कोई पोर्टल इंडिया में और मौजूद नहीं है जो ऑनलाइन तरीके से आपको क्रेडिट अवेलेबल कराता हो एग्रीकल्चर के लिए। ओके, किसने लॉन्च किया है, क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ से निकाल करके याद रखने हैं। लगभग 40 बैंक इसके अंदर में आपको लोन उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहेंगे और लगभग 300 एक्टिविटीज़ के लिए आपको लोन मिल पाएगा। जैसे डेयरी वगैरह है, इस तरीके की 300 एक्टिविटीज़ के लिए आपको लोन मिल पाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ये रिलीज़ किया गया कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कितनी उगेंगी कितनी नहीं उगेंगी, उसका 3rd एडवांस एस्टिमेट यहाँ पर रिलीज़ किया है। तो इस बार पता चला है कि जो मार्केटिंग सीज़न है इस बार का उसमें 342 मिलियन टन के करीब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है। और टोटल एरिया कितना है हॉर्टिकल्चर के अंदर में, तो वो भी याद रखना 28.08 मिलियन हेक्टेयर के करीब। ओके, तो पिछली बार की तुलना में लगभग 2.3% ज़्यादा है। ओके, जो कि अमाउंट में बनता है 7.7 मिलियन टन। ये चीज़ें कुछ यहाँ पर आपको याद रखनी है। एस्टिमेट्स बस इतने याद रखो, बाकी डाटा के चक्कर में मत पड़ो। ये वाला डाटा याद रखना जो कि रेड रंग के गोले में है, और ये भी याद रखना कि पिछली बार की तुलना में कितना जो है वो हुआ है। ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर के अंदर में एरिया कितना है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरी सारणी के रूप में यहाँ पर दिया गया है। 2020-21 में कितना एरिया था, 2021-22 में कितना एरिया होगा, और ये एडवांस में कितना यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3rd एडवांस यहाँ पर आया है 2021-22 का कि भाई कितना एरिया होगा। तो ये आप समझो कि एस्टिमेट्स हैं, एक्चुअल चीज़ें बाद में बताई जाएंगी, ये जस्ट एस्टिमेट है। तो तीसरा एस्टिमेट यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पर दूसरे के बारे में बता दिया और यहाँ पर जो है वो फर्स्ट के बारे में भी आपको मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओनियन, पोटैटोज, टोमेटोज, उसके अंदर में एस्टिमेट क्या है, और ये इतना नहीं पढ़ना। ओके, इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर अवार्ड बांटे जा रहे थे। अवार्ड था
मोस्ट पॉपुलर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये अवार्ड जो है वो यहाँ पर बांटे जा रहे थे कि भाई बहुत सारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहाँ पर जो है वो सामानों को दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सबसे बेहतरीन है। तो उसके लिए 5 कैटेगरीज में ये अवार्ड बांटा जा रहा था। फूड स्टफ़ की कैटेगरी में जो हैदराबादी हलीम है उसने इस अवार्ड को यहाँ पर हासिल किया। तो अवार्ड का बेसिकली नाम जो है वो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021, और ये जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बट रहे थे। तो ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना कि जो मोस्ट पॉपुलर जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो है हैदराबादी हलीम फूड कैटेगरी के अंदर में। ओके, तो 17 फूड आइटम से इसकी तुलना की गई, लाइक रसगुल्ला था, बीकानेरी भुजिया थी, या फिर रतलामी सेब थे। इनमें टॉप पर आया हैदराबादी सलीम। 2010 में हैदराबादी हलीम को जो है वो जीआई टैग यहाँ पर दिया गया था। 2010 में दिया, 2019 में एक्सपायर हो गया, फिर इसको जो है वो 2022 में दोबारा से अगले 10 साल के लिए रीन्यू कर दिया गया है। तो अभी इसको जीआई टैग यहाँ पर जो है वो मिला हुआ है। दिस वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट मीट बेस्ड फूड। ये भी याद रखना कि इंडिया का पहला मीट बेस्ड फूड था जिसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया। ओके, मतलब मीट इसके अंदर में मिला हुआ है या मीट से बना हुआ होगा। ओके, तो ये पॉइंट्स थोड़े से याद रखने। इसके अलावा आप देखो कि ये जो अवार्ड्स हैं मैंने बताया 5 कैटेगरीज में दिए गए। फूड स्टफ़ में मैंने आपको पढ़ा दिया टॉप पर कौन रहा, एग्रीकल्चर में टॉप पर कौन रहा, हैंडीक्राफ्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में और नेचुरल में, तो सबके नाम नीचे लिखे हुए हैं। फूड में क्लियर हो चुका है, एग्रीकल्चर में उड़ीसा की कंधामल हल्दी, तमिलनाडु की हैंडीक्राफ्ट के अंदर में थंजावुर आर्ट प्लेट, कर्नाटक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैसूर सैंडल सोप, इसको टॉप का अवार्ड मिला, और उत्तर प्रदेश के अंदर में नेचुरल के अंदर में जो चुनार बलुआ पत्थर उगाया जाता है उसको टॉप में यहाँ पर रखा गया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया गया 14 अक्टूबर को, जस्ट एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए जिनका नाम है फग्गन सिंह। इन्होंने इनोग्रेट किया फग्गन सिंह कुलास्ते पूरा नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने इनोग्रेट किया सारस फूड फेस्टिवल 2022 का। ओके, तो इसमें जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती हैं, ओके, वो ये स्टॉल वगैरह यहाँ पर लगाएंगी फूड के, और उनको जो है वो प्रमोट करने के लिए काम यहाँ पर किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें वुमेन्स आती हैं और जो आपका फूड स्टफ़ है, ओके, फूड फेस्टिवल है स्पेशली, तो उसके स्टॉल जो हैं वो लगाती हैं। फिर जो अच्छा फूड होता होगा उसका प्रमोशन वगैरह इस तरीके से काम यहाँ पर होते होंगे। ओके, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये फूड फेस्टिवल जो है वो कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर में ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसी के साथ एग्रीकल्चर के अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। वेरी डिटेल में ये करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर कराए गए। इससे डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई, लास्ट तक पहुँचे हो, तो सब्सक्राइब वगैरह करके जाना, और सब्सक्राइब करो या मत करो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो शेयर बहुत ही ज़रूरी है, आप प्लीज़ इसको करें। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसकी PDF तो आपको पता है कि कहाँ पर मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।